आपने कैसे कब सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है? ट्रेन से। हाँ। फर्स्ट टाइम ट्रेन से। ज़्यादातर फैमिलीज में होता है कि जब पहली बार हम एक्टिंग के लिए कहते हैं तो वो थोड़े से डर जाते हैं कि ये यहाँ पे अनस्टेबल करियर होता है, तो वैसा कुछ आपके पापा ने कभी आपको नहीं कहा? नहीं, आई थिंक उन्हें उनको पूत के पाँव पालने में नज़र आ गए थे। एक्टिंग स्कूल आपको क्राफ्ट सिखा सकता है। बिल्कुल। एक्टिंग स्कूल आपको स्किल्स सिखा सकता है। एक्टिंग स्कूल आपको तरीके बता सकता है। एक्टिंग स्कूल आपको एक्टर नहीं बना सकता है। अब क्या पहली बार आप ना क्लासरूम के सेफ एनवायरनमेंट से फील्ड में आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने 1 टेक 2 टेक मेरी वजह से हो रहे थे, 2 3 4 5 टेक हो गए। The same director came and said, "You're a good learner. You will be surprised to know Siya Ke Ram is extremely popular in Middle East." ताकि उन तक श्री राम पहुंच पाए। वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट। मैं हूं देवांगी शाह, आपकी होस्ट। रेत की मिट्टी से उठे सपने शहर की रोशनी में ढलकर पहचान बने, संघर्ष की धूप में जले कदम तो हौसलों की छाव भी साथ चली। आज हमारे साथ है एक ऐसे ही कलाकार जिन्होंने सिर्फ प्रेम कहानियां ही नहीं जी, बल्कि इतिहास के पन्नों को सांस लेता हुआ महसूस करवाया है। कभी वीर, कभी प्रेमी, तो कभी मर्यादा का प्रतीक। हर रूप में एक सच्चाई, एक रूह की आवाज़। आज सिर्फ एक एक्टर से मुलाकात नहीं, बल्कि एक सफ़र से रूबरू होने का मौका है। बचपन के सपनों से लेकर जिंदगी के गहरे अर्थ तक। तो स्पॉटलेस पॉडकास्ट पर वेलकम करते हैं उस एक्टर का जिनकी आंखों में कहानियां हैं और जिनके हर लफ्ज़ में जिंदगी की धड़कन। द इंटेंस, वर्सेटाइल एक्टर एंड सोलफुल पर्सन, मिस्टर आशीष शर्मा जी। वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट आशीष जी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। सर, आज ना हमें आपकी पूरी जर्नी जाननी है, हमें आपके गोल्स को जानना है, आपकी लाइफ के प्रोस्पेक्टिव को समझना है। तो हम शुरुआत ना आपकी करियर से शुरू करते हैं कि आप राजस्थान से, जयपुर से हैं, राइट? तो जयपुर से मुंबई तक का सफ़र आपका कैसे रहा? मतलब आपने कैसे कब सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है? ट्रेन से। हाँ। फर्स्ट टाइम ट्रेन से। और उस उम्र में आई थिंक आई वाज जस्ट अबाउट 20 राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। सो मैंने डिसाइड किया कि मुंबई जाना है। और वो जो डिसीजन था, वो डिसीजन बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसके पहले मैं जयपुर में बचपन से ही थिएटर कर रहा था, ड्रामेटिक्स में था। और इरादा यही था कि मैं NSD जाऊँ दिल्ली, क्योंकि वो करीब था और मैं जहाँ पे थिएटर करता था वो सभी NSD के वेटरन्स थे। सो एक बहुत पहले एक रियलिटी शो आया था जो फर्स्ट इन इंडिया था, जिसमें एक्टिंग को लेकर थी का रियलिटी शो था। फर्स्ट आई थिंक सिने स्टार्स की खोज या सब, सिने स्टार्स की खोज, करेक्ट। उसका फर्स्ट एडिशन था एंड आई वाज इन आई थिंक सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो मैंने उसका ऑडिशंस दिए, राजस्थान के जो ऑडिशंस थे वो क्लियर करते 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 मैं फाइनल राउंड्स में पहुंचा, जहाँ पे फाइनल 3 को मुंबई आना था। फाइनल 2 को मुंबई आना था और मैं आया था 3rd उसमें। और वो जो रात थी जहाँ पर वो इवेंट हुआ, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ। मैं बैक स्टेज गया, ग्रीन रूम में मैं अपना सामान पैक कर रहा था और एक व्यक्ति अंदर आए रोते हुए, और ज़ोर से रोते मेरे पास आए और बोले कि भैया आपका होना चाहिए था, भाई आपका होना चाहिए था। और वो रो रहा है ज़ोर से, और मुझे लग रहा है भाई तू मुझे कंसोल कर, मुझे रोना चाहिए। सो देन आई वाज कंसोलिंग हिम, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, सब ठीक है। देन आई पैक्ड माई बैग्स, आई केम आउट, और एग्ज़िट से पार्किंग लॉट तक, क्योंकि पूरा क्राउड साथ में बाहर निकल रहा था और मैं चलते हुए पार्किंग की तरफ आ रहा था। जितना क्राउड, जितने लोग मेरे साथ चल रहे थे, दे ऑल केम एंड एवरीबडी सेड ओनली वन थिंग, कि बेटा आपका होना चाहिए था, भाई आपका होना चाहिए था, व्हाटएवर। सो दैट मेड मी थिंकिंग, एंड दैट नाइट आई केप्ट थिंकिंग, एंड अर्ली मॉर्निंग आई गॉट अप और मैंने पापा को बोला कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ।
बिकॉज मेरा सिलेक्शन नहीं होना ही शायद इस बात की ओर इशारा करता है कि मुझे अब यही करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ दे आर गेटिंग मूव्ड बाय व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग। तो अगर वो चाहते हैं तो फिर आई थिंक आई शुड बी टेकिंग दिस अप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और पापा को उसकी ग्रेविटी समझ में आई, और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि अगर जा रहे हो, जाना चाहते हो, तो फिर इसको एज अ सीरियस प्रोफेशन की तरह लो, इसकी शिक्षा लो और प्रॉपर एजुकेशन लेके, ट्रेनिंग लेके फिर इसको परस्यू करो। रैज मटैज में या शोबिज से या इन्फ्लुएंस होकर वहाँ मत जाओ। सो देन आई डिसाइडेड टू जॉइन अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स, एंड फिर मैं यहाँ आया, वहाँ से यात्रा शुरू हुई एंड उसके बाद फिर कभी लौटा नहीं। हाँ, पर ज़्यादातर फैमिलीज़ में होता है कि जब पहली बार हम एक्टिंग के लिए कहते हैं तो वो थोड़े से डर जाते हैं कि जी। ये यहाँ पे अनस्टेबल करियर होता है। जी तो वैसा कुछ आपके पापा ने कभी आपको नहीं कहा? नहीं, आई थिंक उन्हें उनको पूत के पाँव पालने में नज़र आ गए थे। और ये क्योंकि बहुत मैंने अच्छी बात है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसके पहले से ही मैं बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। थिएटर हो, ड्रामेटिक्स हो, मैं खुद ही अपने बचपन से लाइक आई मस्ट बी 5th 6th स्टैंडर्ड में मोहल्ले में बच्चों को इकट्ठा करके खुद ही प्लेस लिखना, दशहरे के ऊपर उन्हें परफॉर्म करना, खुद ही इनैक्ट कर लेना, बच्चों को सिखा लेना। तो वो एक शायद उन्होंने बचपन से देख लिया था देखा कि था। इसमें ये ही इज़ इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। और दूसरी बात ये कि जैसा आपने बोला करेक्ट है कि यूजुअली छोटे शहरों में और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जब आप बोलते हैं कि आपको एक्टर बनना है तो इट्स स्टिल अ टबू, उन्हें समझ में नहीं आता बिकॉज इट्स नॉट अ सीरियस प्रोफेशन, अभी तक नहीं देखा जाता है वैसे। और मेरे साथ तो और दूसरी दुविधा ये थी कि मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनको लेकर एक बहुत वो है कि भाई इनके बच्चे तो और डॉक्टर, ऐसे होने इंजीनियर्स, चाहिए। आईएएस कुछ बनेंगे। बट उसका फ्लिप साइड ये था कि पापा जो हैं वो ही वांटेड टू बी अ पोएट, और उन्होंने ड्यूरिंग हिज सर्विस इटसेल्फ ही रोट लॉट ऑफ बुक्स। उन्होंने बहुत सारी कविताओं के, गज़लों के संकलन लिखे, आध्यात्मिक किताबें लिखी और वो लिखते हैं आज भी। तो आई थिंक उनका जो आर्टिस्टिक स्ट्रीक है कहीं शायद उसने आपके अंदर वो जेनेटिकली था। यस, एंड आई थिंक उसी वजह से वो समझ पाए इसको, क्योंकि उनके अंदर अपने अंदर एक उनके कुंठा रह गई थी कि वो फुल फ्लेजेडली उसे एज अ प्रोफेशन नहीं ले कर पाए, पाए। क्योंकि वो सर्विस में आए और ही हैड अ Right. फैमिली एंड ही टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली। सो आई थिंक ही सॉ दैट इन मी, दैट चांस इन मी, एंड ही सेड दैट कि जो जिस दुविधा से, जिस कुंठा से मैं गुजरा हूँ, मेरा बच्चा ना गुजरे। And he just asked me to be, do whatever that you want to do, just don't fail, don't take it lightly, and अगर मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ तो विश्वास मत तोड़ना, और वहाँ जाकर वापस मत आना, बस जाओ, रह जाना फिर वहीं। तो ये जब इन्होंने ये कहा आपको एक जिम्मेदारी महसूस हुई, थोड़ा सा डर लगा कभी कि ये फील्ड में मैं जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा, कभी कोई डर फील हुआ है? नहीं नहीं, उस समय ना फ्रैंकली स्पीकिंग रेट्रोस्पेक्ट में बात कर सकता हूँ अब। सो इन हाइंडसाइट व्हेन आई सी, नहीं यार, डर कभी नहीं लगा मुझे कि क्या होगा क्या नहीं, जो क्योंकि और मेरे आई थिंक 7 पुश्तों में कोई बॉम्बे भी नहीं आया था। Nobody had been to Mumbai, no, I had nobody here, I didn't know anyone. हट के कुछ दोस्त थे, बट वो बस ठीक है, दूर के दोस्त हैं, जानकार हैं, ऐसा कुछ कोई वो नहीं था। बट स्टिल आई नेवर फियर्ड, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक या तो उस समय वो जुनून होता है, जोश होता है, आप यंग होते हो बहुत, कुछ कर गुजरने का आपके अंदर बहुत जज्बा होता है। बट हैविंग सेड दैट, डर इसलिए कभी नहीं लगा ना, क्योंकि मैंने कभी क्योंकि मैं वो कर रहा था जो मैं करना चाहता था, जिसको करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। तो इसलिए डर नहीं था कभी भी, और कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मुझे ये पता था कि कैसे ना कैसे करके, कुछ ना कुछ करके कुछ तो कर ही लूँगा। राइट। आई विल फाइंड माय वे। आई थिंक दैट वाज द अप्रोच, एंड आई थिंक उसी अप्रोच ने आज तक बनाए रखा है यहाँ पे, और आई थिंक दैट इज़ द ओनली अप्रोच दैट मेक्स यू सर्वाइव इन मुंबई, कि और स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज किसी को रास्ता नहीं पता होता है, और किसी को कहीं पहुँचने के बाद भी रास्ता नहीं पता होता है। सो एवरी डे यूर फाइंडिंग अ न्यू वे, हर दिन एक नई दुनिया, नया रास्ता हम खोज ही रहे होते हैं, आज भी खोज रहे होते हैं। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट आई थिंक सर्च, कॉन्स्टेंट फाइंड एंड अ कॉन्स्टेंट जर्नी। सो आई थिंक आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपने जैसे अभी कहा कि हम
सब अपनी जर्नी में कहीं पहुंचना होता है, हमें रास्ते मिल जाते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। तो जब आप मुंबई आए थे तो आपका पहला ऑडिशन आपको याद है? पहला ऑडिशन तो मैंने खैर अनुपम खेर एकेडमी के लिए दिया था। ओके। So they also used to audition at that point. I don't know now they do or not. I think they must be. उस समय बहुत ही select few बच्चे होते थे। वो Okay. only 20 बच्चों का बैच होता था, एक बैच। ओह। और मैं शायद थर्ड ही बैच में था और मुझसे पहले 2 बैचेस निकले थे जिनमें और वो प्रेशर होता है आपको क्योंकि मेरे बैचेस के पहले उसमें से दीपिका निकले थे, बहुत सारे एक्टर्स थे ऐसे जो उससे पहले सेकंड बैच फर्स्ट बैचेस में थे। सो वो प्रेशर था कि यहाँ पे एडमिशन हो जाना चाहिए, कैसे होगा पता नहीं। सो वो इंटरेस्टिंग था बहुत क्योंकि दो परफॉर्मेंसेस करने होते थे। एक आप प्रिपेयर करके आते हो, एक वो वहीं ऑन द स्पॉट देते हैं आपको। अच्छा। सो यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर राइट देन एंड देयर एंड इम्प्रोवाइज एंड परफॉर्म। परफॉर्म। और खेर सर सामने बैठे होते हैं आपके। अब तो खैर चलो आई नो हिम वेरी फॉन्डली। अब तो आई थिंक सूरज व्यास जी है वहाँ पे। Yes, I know him very, very dearly. Yeah. And पर उस समय आई थिंक खेर सर स्वयं वहाँ बैठते थे एंड ही सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपके वैसे ही आप नर्वस हो जाते हो नर्वस हो जाते हैं। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम एंड ही इज लाइक कि क्या तैयार करके आए हो? तो मैंने कहा सर अंधा युग का तैयार किया है और एक फंदी है प्ले वो तैयार किया, उसके 2 मोनोलॉग्स हैं। अच्छा, पढ़े लिखे कलाकार हो? हाँ थोड़ा बहुत, अभी तक जितना पढ़ा है उतना पढ़ा है। अच्छा, किसने लिखा है ये प्ले? मैंने कहा धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। अच्छा, ओके, करके बताओ। तो एंड आई वाज लाइक मैंने कर लिया। किया, उन्होंने फिर एक कुछ अपने तरफ से कुछ दिया, फटाफट करो इसको। मैंने किया एंड क्योंकि मैं क्वेश्चन चाह रहा था, कुछ सवाल आ रहे थे। तो बोलते अच्छा, मैंने कहा अनुपम अंकल एक बार मुझे बताइए इसमें कैसे करेंगे? अनुपम अंकल। हाँ, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड कि डोंट वरी, डोंट डू दिस। एंड ही सेड, उन्होंने सीधा पूछा यहाँ पे रहने की जगह है? मैंने कहा नहीं है सर, कोई बात नहीं, बाहर जाओ, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। He'll find you a place, just go there. And that's how it was. That was the first audition that happened. And उसके बाद ऑडिशंस कम ही किए मैंने, बट या पर ये हमेशा एक फर्स्ट ऑडिशन होता है ना, वो हमेशा यादगार रहता है। यस सबके लिए, सबकी लाइफ के लिए। यस। तो अनुपम जी ने आप पर्सनली उनके सामने खड़े थे तो वो कैसी फीलिंग थी कि आपको घबराहट हुई कभी, मतलब उनके सामने परफॉर्म करना था तभी? वो अपने आप को होती है, बट आई थिंक ही सच अ पर्सन ना, जब आप उनको जानते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको एटीज कर देते हैं बहुत। मतलब उनमें कमाल 2 चीज़ें बहुत कमाल की हैं सर की। एक ये कि वो भूलते नहीं हैं आपको, कभी नहीं भूलते हैं वो। उनको आज भी वो इंसिडेंट याद है अगर मैंने उनके साथ में किया तो। यस, और वो ही कैन सी थ्रू यू। वो आपको ना ऐसा बैठ के ऐसा देखते हैं बस, और वो जान जाते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस तरह के हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या होगी, किस तरह के इंसान हैं, आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना। ही जस्ट सी थ्रू यू कम्प्लीटली। तो वो उनकी बहुत एक कमाल की क्वालिटी है, और उसके बावजूद वो आपको एकदम एटीज कर देते हैं। he'll treat you like a kid. वो बच्चे के जैसा स्ट्रिक्ट हैं बहुत, डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, बट ही अगेन द सेम टाइम बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है अंदर से, और बहुत ही I'd say till date he is like a phone call away, or he's always guided whenever I needed any guidance, any help, any support. I go to him. He always listens to me, hears me out, gives time. कितनी बार उन्होंने स्कूल में बुलाया है to interact with the kids, to tell them, to teach them, share my experience. Also he is very fond of my wife also now, Archana. And once we were in US, so I had won Best Actor award there in New York Film Festival for my feature. And Kher sir was in US only that point of time, so he was shooting for a series there, and he had stationed there. वो वहाँ पर ही रह रहे थे कुछ समय के लिए, वो वहीं थे. So I just texted him, sir, I am in New York, and if you are free. तो उन्होंने बोला अरे तू घर आ जा, तेरे को नाश्ता कराता हूँ, घर आ जा. And then I went to, me and Archana were both there, so he went to his place and very fondly, we had nice breakfast. Then he took me around, Lincoln Center ले गए घुमाने, चल वॉक करा, चल तेरे को दिखा के लाता हूँ, and सब घुमाया फिराया. In the end, he spent good half day with us, and in the end, while we were parting ways, he said,
पैसे हैं जेब में जस्ट लाइक एन एल्डर ऑफ द Yeah. हाउस, यू नो, इज लाइक कि कुछ पैसे वैसे दे दूं, मैंने कहा नो है, डोंट वरी अबाउट सो दैट। स्वीट ऑफ हिम। मतलब या ये तो वही पूछ सकता है जो अपने सारे स्टूडेंट को बच्चे समझते हुए अपने। यस एब्सोल्युटली, एंड ही वाज लाइक कुछ है प्रॉब्लम बता दे, परदेश में है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, डोंट वरी, आई एम टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। तो उनको इतना बोला, मैंने कहा आपके बच्चे ने इतना कर लिया है Oh, दैट ही कैन wow. टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज हाउस, लाइक डोंट वरी, आई एम हैप्पी फॉर यू, एंड देन ही इज ऑलवेज बीन देयर लाइक दैट। या तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपके अंदर कला थी, तो ये जो स्कूल्स होती हैं, एक्टिंग स्कूल्स, तो अगर अंदर कला है तब आप सीख पाते हो, या फिर कोई ब्लैंक इंसान जाए तो वो भी एक्टिंग स्कूल के सीख के एक एक्टर बन सकता है? आपका क्या मतलब नज़रिया है इसके लिए? इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट जाता है, इंजीनियर वही बन सकता है जिसको बनना होता है, राइट। हर इंसान नहीं बन नहीं पाता। बन पाता, स्कूल में भी वही बन पाता है जिसे बनना होता बनना है, होता है। बाकी फेल हो जाते हैं। मतलब अंदर अगर एक्टिंग का कुछ भी हमारे अंदर है, आर्ट हमारे अंदर है, तो हम वो स्कूल में जाके पॉलिश्ड होते हैं और एक अच्छे मतलब एक अच्छे एक्टर के रूप में हम बाहर आते हैं, राइट? इफ आई थिंक इट्स अबाउट हाउ गुड अ स्टूडेंट यू आर, और आपके अंदर कितनी इच्छा है बनने की। बाकी चीज़ें ना, सी, एक्टिंग स्कूल आपको क्राफ्ट सिखा सकता है, बिल्कुल। एक्टिंग स्कूल आपको स्किल्स सिखा सकता है, एक्टिंग स्कूल आपको तरीके बता सकता है, एक्टिंग स्कूल आपको एक्टर नहीं बना सकता है। एक्टर या तो आप होते हो खुद होते हो, हाँ, या आप नहीं होते हो, बिल्कुल, एंड दैट इज़ अप्रोच। राइट। What is your approach? How do you see things? I had so many students with me. उनमें से इक्का दुक्का ही हैं यहाँ जो अब हैं। बाकी लोग आए, सीखे, उनको भी वही सिखाया गया जो हमें सिखाया गया। उनको उन्हीं लोगों ने सिखाया जिनको जिन्होंने हमें सिखाया, पर वो नहीं रुक पाए। क्यों? अप्रोच। राइट। एंड जो आपने कहा वैसे कि आपके अंदर या तो होता है या तो नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर वो आप क्राफ्ट सीख लेते हैं, आप अपनी स्किल्स को होन कर लेते हैं, और पॉलिश्ड होके आप यस यस, इट कैन ओनली गिव यू टूल्स। या वो टूल्स आपको मिल जाते हैं, उन टूल्स का Right. करना क्या है वो आपको खुद को पता होना चाहिए। और सर ये जानना है कि अभी जो एआई इवॉल्विंग है, तो इसकी वजह से कभी एक्टर्स, जैसे अब लोग फिल्म बना लेते हैं एआई, जो आई थिंक Vim3 करके जो आया है, जो सॉफ्टवेयर लोग सीख रहे हैं, तो आपको एक्टर का करियर क्या दिख रहा है आपको कि कैसे कर पाएंगे? एआई से ही सब चीज़ें होने लगेगी, ऐसा कोई टाइम आ सकता है, या एक्टर की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, एक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी, Right. और एआई को भी पड़ेगी एक्टर की ज़रूरत। बट द मैटर ऑफ फैक्ट राइट नाउ इज़ दैट कि अगर हम देखिए, इट्स लाइक फिल्म मेकिंग हो या जनरेशन्स हों, दे कीप चेंजिंग। जब हम बड़े हो रहे थे, हमने ब्रॉडबैंड आते हुए देखा है, हमने इंटरनेट को आते हुए देखा, हमने सेल फोन आते हुए देखा, हम उस ट्रांजिशन से गुजरे। हम उस समय डिनाई करते, अरे सेल फोन क्यों यूज़ करेंगे, हम तो लैंडलाइन ही यूज़ करेंगे। दैट्स स्टूपिडिटी। आप उस चीज़ को इवेड नहीं कर सकते हो। Generations will change, new technology will keep coming in. It's the harsh reality of the world कि ये लगातार बदलता रहता है और इवॉल्व होता रहता है, इवॉल्व होता रहा है और होता रहेगा। We have to evolve ourselves along with it. अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और हम ओब्लिवियन में चले जाएंगे। और ये एक्टर्स के लिए लागू नहीं होता है, सबके लिए लागू होता है, हर फील्ड के लिए लागू होता है। सो yes, AI is here, it is here to stay. ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और होगा। बेटर दैट वी गेट अ हैंग ऑफ इट, बेटर दैट वी स्टार्ट वर्किंग अराउंड इट, उसको हम समझें, जानें और उसके अराउंड हम काम करना शुरू करें। ये सिर्फ एक कलाकार के लिए नहीं है, आप अगर एक मेकर हैं, क्रिएटर हैं, आप कुछ भी हैं, या तो हर जगह है, हर फील्ड में है ना। और लोग अगर इस बात को डिनाई करते हैं कि अरे मेरा काम बड़ा स्पेशल है और AI नहीं कर सकता, प्लीज़ किसी गलतफहमी में ना रहें, कल आपकी जॉब चली जाएगी। बिल्कुल। सो यू हैव टू वर्क अराउंड इट, इट इज़ हियर टू स्टे, एंड बी वेरी वेरी वैरी ऑफ इट। इवॉल्व करें अपने आप को, सीखें इसको, दैट्स ऑल आई कैन से। इवन एक्टर्स, आई थिंक आप अपना जो भी पर्सनालिटी राइट्स है या अपने जो भी है, आप उनको कर लीजिए और स्टार्ट वर्किंग अराउंड इट। ऑल्सो
जैसे फॉर एग्जांपल जब वीएफएक्स आया तो लोगों ने बोला अरे यार ये कैसे होगा, ये तो हाँ नई हाँ टेक्नोलॉजी आ गई, अब एक्टर नहीं चाहिए, अब ये तो ये लोग तो ग्रीन स्क्रीन पे सब कर लेंगे, कर सब स्टूडियो लेंगे, में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं नहीं हुआ, हुआ, है ना? पर उसे बेटर वे से यूज किया गया एग्जैक्टली, वीएफएक्स इट को, जस्ट राइट, बिकेम पार्ट ऑफ द टेलिंग एंड या इट स्टार्टेड एनहांसिंग एवरीथिंग। यस, अगर हम ऐसा सोचते तो एवेटार नहीं बनती। नहीं बिल्कुल, एग्जैक्टली, तो राइट वैसे ही अब एआई से बनेगा जो भी बनेगा, बट राइट इट विल ऑल्सो हेल्प इवॉल्व ह्यूमन इमोशंस। राइट, हम कुछ भी कर लें, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो नहीं सकता हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। कहानियाँ इंसानों के लिए बनी है, रोबोट्स के लिए तो नहीं बनी है। नहीं। सो वो मूव इंसान को ही करेंगी और इंसान ही उसका हिस्सा होंगे। सर आपको आपकी लाइफ का पहला ब्रेक कैसे मिला था? अब ये इंटरेस्टिंग है, पहला ब्रेक किसे बोलते हैं? आई मीन फर्स्ट आप स्क्रीन के सामने जब आए कोई अपने सीरियल के, वो फर्स्ट ब्रेक के पीछे की कहानी आप बताइए। सब कहानी तो सबके पीछे एक है। तो जो सब बता दीजिए। फर्स्ट, आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड कैमरा वाज कि हम इंस्टीट्यूट से जब हम निकले एक्टिंग के, तो वहाँ से हमें ग्रुप ऑडिशंस के लिए भेजा गया फर्स्ट टाइम। ओके, उस वक्त यूटीवी होता था, तो हम यहाँ से सबको लोकल ट्रेन में भर के और यूटीवी के ऑफिस भेज दिया ओके, एंड वी ऑल वेंट देयर, हम सब ने ऑडिशंस दिए एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन टू लैंड समथिंग देयर। ओके, मुझे नहीं पता कि क्या मिला मुझे। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया, सो एक हंगामा चैनल आता था पहले, हाँ, बच्चों का, और बच्चों का एक शो था उसमें हीरो, ओके, और उसमें वो एपिसोडिक्स होते थे, तो उसमें विलन्स आते थे, हर इससे सुपर हीरो शो, ओके, तो उसमें ऐसे सुपर विलन्स आते हाँ, थे। तो वन ऑफ द सुपर विलन्स इन वन ऑफ द व्हाटएवर एपिसोड चंक्स, वो मिला मुझे। आई वाज लाइक डैम हैप्पी, मैंने कहा अरे अल पचिनो बन गया मैं, बाहर निकलते से ही काम एक्टिंग, अब तो बस बल्ले बल्ले। एंड देन आई वेंट ऑन टू द सेट एंड I must be what 21 hardly. So I went to the sets and थोड़ा intimidating था first time because there were so many people and so, crowd है इतना और lights and you know equipment and everything. So you get little या अब क्या पहली बार आप ना क्लासरूम के सेफ एनवायरनमेंट से फील्ड में आए थे, फील्ड में आए थे, और आपके सारे थ्योरीज, आपके सारे जो गलतफहमियां जीवन की थी वो सारी वहीं पीछे रह गई, और आप जब यहाँ पे आते हो आपको समझ में आता है कि समझ आया, ग्राउंड रियलिटी समथिंग एल्स। So the shoot started and I knew my lines and everything, सब सही था, but then I was not able to take my mark. I was constantly cutting the light of my opposite actor. So वो technicalities में मैं baffle हो रहा था, ओके, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक टेक, दो टेक, मेरी वजह से हो रहे थे, 2 3 4 5 टेक हो गए एंड द डायरेक्टर स्टार्टेड शाउटिंग, यार कि बोले किसको लेकर आओ उल्लू के पट्टे को, ये कौन है, अपने आप को एक्टर बोलते हैं और ये एक्टिंग स्कूल से आए हैं, बड़ा इनको सारा लाइट लेना नहीं आता है एंड ऑल दैट। ही वाज नॉट रॉन्ग, बोला उसने, एंड आई जस्ट हर्ड इट, नथिंग। एंड वो फर्स्ट डे था शूट का, वो कुछ शूट कर चुके थे तो निकाल भी नहीं सकते थे बेचारे, तो उनको मजबूरी थी मुझे रखना। बट देन आई सैट देयर क्वाइटली, मैं चेयर लगा के वहाँ बैठ गया साइड में, आई जस्ट केप्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग द होल डे। शूट खत्म हुआ, आई डिड नॉट स्लीप द एंटायर नाइट। नेक्स्ट डे आई वेंट, इट वाज अ 3-4 डे शूट। नेक्स्ट डे I went very early and I started observing everyone when the lights were being put up, shot जब set हो रहा है, lighting set हो रही है, I just kept observing and shoot started and मैंने कोई retake नहीं किया, कुछ नहीं हुआ and shoot went smooth. Next day again I came, I kept sitting on the set, I kept observing, same thing. Last day the same director came and said, you're a good learner, you know, you'll go a long way. या Like thank you sir. एंड लाइक आपने जब मुझे स्टार्टिंग में पूछी थी ना ये बात कि यहाँ पे आना और यहाँ पे रहना के लिए क्या आवश्यक है, वो बस यही है कि यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। अगर आप वो एटीट्यूड अपना बरकरार रखते हो देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू। फिर ना कोई एआई रोक पाएगा, ना कोई कुछ और भी रोक पाएगा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक आई हैव स्टिल केप्ट दैट स्ट्रीक अलाइव, दैट आई हैव टू लर्न एवरी सिंगल डे। आई मेक श्योर कि मैं कोई एक नई चीज़ रोज सीखूं एंड दैट्स हाउ आई बीन हियर। सर आपने डिफरेंट रोल्स किए हैं, लव स्टोरी किए है, हिस्टोरिकल कैरेक्टर किए है, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से रोल में आता है? मुझे तो एक्टिंग करने में मज़ा आता है। आप कुछ ही करा लो मुझसे। पर फिर भी जैसे ये बता दीजिए कि आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं?
जी, हर किसी का अप्रोच अलग होता है, हर हर किरदार को हमें अलग अलग तरीके से बिल्कुल। अप्रोच करना पड़ता है। लाइक जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जैसे जब मैंने LSD की, हम्म, तो वो फॉर्मेट उस समय द डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी, yeah, ही हैड अ डिफरेंट अप्रोच। वो एक नया फॉर्मेट लेकर आ रहे थे, बड़ा वॉयरिस्टिक फॉर्मेट था, हिडन कैम्प्स में शूट होना है, इट्स अ फीचर फिल्म, इट्स अ न्यू फॉर्मेट, नेवर एक्सप्लोर्ड, नेवर एक्सपीरियंस्ड। वो उनकी अप्रोच थी, तो उसका पूरा प्रोसेस ही अलग था। ओके। सो मतलब उसमें लिटरली हमें जब हम वर्कशॉप्स कर रहे, 3 महीने का वर्कशॉप था हमारा उसका, और शूट उसका 18-20 दिन का ही था, ओह, क्योंकि हमने इतना एक्सटेंसिव वर्कशॉप किया था, तो कि हमने फटाफट 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 शूटिंग कर शूट हो ली। जाए। प्लस देयर वाज नो स्क्रिप्ट एज देयर वर नो डायलॉग्स, देयर हाँ, वाज सीक्वेंसेस, देयर वाज सीन्स, देयर सिचुएशंस ओके, जो हमको दी गई थी। और 1 महीने तक हमें सिर्फ किरदार के अराउंड वो बात करते थे दिवाकर, ओके, कि ऐसा है, ऐसा, ऐसा है, ऐसा है, दिल्ली का लड़का है, ऐसा है, वैसा है, फलाना ओके, वलाना, जो जो किरदार, हाँ, जिसका हाँ, जो जो कैरेक्टर था, वो मैं था, राज हम्म, था, हम्म, नुसरत थी, हम्म, नेहा, सो वी ऑल वर देयर, अमित सियाल, सो वी ऑल यूज टू जस्ट बी देयर इन दैट वर्कशॉप, और वो हमसे बातचीत करते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। देन वी स्टार्टेड रिहर्सिंग सीन्स। सीन्स में लाइंस नहीं होते थे, देयर वर अ बंच ऑफ असिस्टेंट्स हु यूज्ड टू सिट देयर, एंड उस वक्त हम जो इम्प्रोवाइज कर रहे होते थे वो जॉट डाउन करते थे लाइंस। ओके, तो जो हम बोल रहे हैं, तो बेसिकली हमको हमको उस किरदार के करीब ले गए, हाँ, भाषा के करीब ले गए, उस दुनिया के करीब ले गए और छोड़ दिया वहाँ। राइट, अब वहाँ पे हम जो कर रहे हैं वही स्क्रिप्ट वही बनती जा रही स्क्रिप्ट है। बनती जा उसमें बस वो ट्वीक करते थे कि ये मीटर ऊपर ठीक कर लो, थोड़ा मीटर गलत है, इसमें लाइन ऐड कर लो, ओके, ये पंच ऐसे बोल दो, थोड़ा ट्वीक कर लो। तो यूज टू जस्ट मॉनिटर दैट, रेस्ट वो हमको छोड़ दिया उन्होंने। ओके, देन दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी शॉट इट ऑल्सो। तो ओके, शूट भी वैसे हुआ कि एट टाइम्स हमें पता ही नहीं होता था कैम का लगा हुआ है, क्योंकि हिडन कैम का फॉर्मेट था। राइट, तो एक कैमरा पता होता, बाकी तो पता भी नहीं होते थे, कहीं भी छुपा के वो शूट कहीं करते से हैं, भी बताते करते नहीं थे हैं, प्लेसमेंट हमको। ओके, तो कभी वो इसके पीछे लगा दिया, गमले के पीछे लगा दिया, एंड ऑल ऑफ दैट हमें नहीं पता होता था। वी यूज्ड टू परफॉर्म वन टेक, उसमें कट्स नहीं थे, राइट, क्योंकि वो हिडन कैम से हिडन शूट हो रहा है, देयर कैम्स, इज नो कट। तो वो आप परफॉर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 3-4 बार किया, मिल गया उनको। सो दैट वाज डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। ओके, देन इफ लेट्स से व्हेन आई डिड सी आकेराम, इट वाज अ डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर। राइट, क्योंकि जब आप श्री राम प्ले करते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप कहीं फॉल्टर ना करें, हाँ, क्योंकि उसके बिल्कुल, पीछे पूरे नेशन की श्रद्धा है, पूरे नेशन का विश्वास है। बिल्कुल, तो वो मेटिकुलसली बाय द बुक होना चाहिए। ऑल्सो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उससे परे ना हो, ना ही तो पोर्ट्रेयल उसके परे हो, ना लिखावट उसके परे हो। बराबर, तो ये दोनों चीज़ें को ध्यान आपको रखना पड़ता है। मेक श्योर करना पड़ता है कि जो लोग उसे बना रहे हैं वो हाँ, पीछे के माइंड्स करेक्ट हैं नहीं हैं। बिल्कुल, देन ओनली यू से येस टू इट और नो टू इट। पर्सनली मेरे लिए वो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका अप्रोच टोटली अलग था, हुँ, क्योंकि उसमें हम एक इस तरह से राम को पोर्ट्रे कर रहे थे हाँ, कि वो अभी भगवान श्री राम नहीं बने हैं, हाँ, वो अभी राजकुमार राम है, बराबर, प्रिंस राम है, और हाँ, वहाँ से जो उनकी यात्रा है भगवान राम बनने की, हाँ, जर्नी, वो जो जर्नी है वो आपको दिखानी है। तो आपको उस पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा जहाँ पे आप प्रिंस राम हैं, राइट, एंड देन स्लोली ग्रेजुअली यू कीप ट्रांसफॉर्मिंग, कीप बिल्डिंग इट। राइट, तो वो पूरी यात्रा का प्रिपरेशन ही अलग था। सो पहले वी ऑल्सो वांटेड टू फिजिकली प्रेजेंट राम फॉर द टुडेज जनरेशन, इमोशनली प्रेजेंट हिम फॉर द टुडेज जनरेशन, ताकि उनको वो समझ में आए। वो कनेक्ट कर पाए, यस, राइट, जो आज की जनरेशन कनेक्ट कर पाए हाँ, उनसे, वो उनको बिल्कुल, सरल तरीके से समझ पाए। ईज़ी वे से यस, ले सके, हाँ, सो इसलिए उनको उतना अपीलिंग बनाना ज़रूरी था। तो राइट, उसके लिए आई थिंक आई डिड इट फॉर 6 मंथ्स, मतलब हाँ, 6 महीना आई हैड ओनली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओह! देन वी स्टार्टेड शूटिंग। दे वर शूटिंग विद द यंगर वर्जन्स, हाँ, यंगर राम, फॉर 2 मंथ्स, बट उसके पहले भी 4 महीने पहले से आई वाज जस्ट प्रेपिंग फॉर इट। सो उसमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने से लेकर रिसर्च मटेरियल जितना था हमारे पास में हाँ, वो, और जितने वर्जन्स हैं रामायण के, हाँ, वो वर्जन प्लस कंटेम्प्रेरी टेक्स ऑन देम, जो आज के राइटर्स किस तरीके से उन्हें देख उसे रहे हैं। कैसे देखते हैं, किस हाँ, तरह से देखते एग्जैक्टली, हैं, तो हाँ, उससे आपको उनकी अप्रोच का पता लगता है, उनकी अप्रोच कैसी है अभी रामायण को लेकर, तो वो समझ में बराबर, आता है आपको। राइट, और फिजिकली पूरा ट्रांसफॉर्म करना, ही वॉज एन आर्चर, या, ही वॉज अ वॉरियर। तो राइट, आपको उस तरीके से दिखना है, उसी तरीके से आपको पोर्ट्रे करना है। राइट, स्टिल उसके अंदर में कोई फियर, कोई रेज नहीं है। हाँ, He was a warrior वॉरियर, without rage. ग्रेट, He was a warrior with calm, control.
एंड ही वाज लाइक, अगर सरल भाषा में बोलूँ तो हम जैसे अब हम बोलते हैं कि आज की जनरेशन जिस भाषा को समझती हो कि जैसे हम समझते हैं कि कुंग फू या शाओलिन मॉन्क्स जिस तरीके के होते हैं वो वैसी भाषा समझते हैं, तो उस भाषा में कहूँ तो उस तरह का कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट दिस, मार्शल आर्ट्स में एक कहावत है कि इट्स नॉट अबाउट पंचिंग, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग, नोइंग योर पावर। आपको पता है कि आप कितना हार्ड पंच कर सकते हैं, दैट्स इट, एंड यू कंट्रोल इट। सो वहाँ से वो शायद उन्होंने वहीं से उठाया है श्री राम से कि ही न्यू हिज पावर, ही न्यू हु ही इज, ही न्यू कि मैं रावण को मार सकता हूँ, बट स्टिल ही वेंट थ्रू द होल ऑर्डील। पूरी जर्नी उन्होंने जी यस, क्योंकि उसका एक पर्पस था, वो होना आवश्यक था, वो पर्पस। ही न्यू हायर मोटिव, ही न्यू व्हाई ही इज डूइंग एवरीथिंग, ही न्यू ही हैज टू गो थ्रू दिस ऑर्डील, दिस जर्नी। एंड अगर ऐसे देखेंगे हम तो मतलब हम बोलेंगे भगवान थे राम, हाँ भगवान थे, बस सबसे मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने ही जी। प्रिंस थे, कभी रह नहीं पाए, जंगल में भटक रहे थे यहाँ वहाँ, उनके साथ में क्या क्या घटा क्या नहीं घटा, वापस आके भी ही कुड नेवर रेस्ट, और ही कुड नेवर, मतलब वापस आके जब वो राजा भी बने, उनका राज्याभिषेक भी हुआ, तो भी उनकी ज़िंदगी उतनी सरल नहीं रही, फिर उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। सो दैट्स व्हाट मोटा मोटा वाज द अप्रोच दैट यू वी प्रेजेंटेड टू द टुडेज जनरेशन इन अ वे व्हेन दे अंडरस्टैंड राम, ताकि उन तक श्री राम पहुँच पाए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब जैसे आपने बहुत अच्छे से ये इस कैरेक्टर को निभाया है और चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो आज की जनरेशन को ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा चाहिए। दूसरी बात कि आज की जनरेशन ना उनकी लैंग्वेज में बताई गई चीज़ ना वो जल्दी से अडॉप्ट कर लेती है, तो वो रियली आप प्रिपरेशन में इतने 4-4 महीने लेते हैं, इट्स वंडरफुल। तो टीवी में आई थिंक बहुत सेल्डमली ऐसा होता है, मैंने देखा नहीं उतना, बहुत कम क्योंकि टाइम ही नहीं होता। हाँ, नहीं होता है, बहुत कम है ऐसे लोग जो इस तरह से इस अप्रोच को अपनाते हैं जी। बट शुरू से ही मैंने ऐसा रखा, और मतलब फ्रॉम द फर्स्ट शो इटसेल्फ। सो और थैंकफुली वैसे मेकर्स भी मिले जो इस चीज़ को समझे। उन्होंने इस चीज़ को तवज्जो दी, उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा है, और आई थिंक उसी वजह से जितना भी काम मैंने किया वो रेलेवेंट है आज भी। और मैक्सिमम शोज़ हैं जो रीरन होते हैं, मैक्सिमम शोज़ हैं जो अब्रॉड में रीरन होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो सिया के राम इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर इन मिडल ईस्ट, and I was surprised because I have so many fans from Middle East who are fans of Siya के राम। Oh wow! So I think that's an achievement कि Yeah, हम it is. राम को मिडल ईस्ट तक पहुंचा पाए, वहाँ तक पहुँचा and they are watching without any prejudice। वो लोग देख रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, they are liking it। It's wonderful। Yeah, until date I get so many messages from Syria, Oman, Bahrain, so many of them, and they have fan clubs there dedicated to Siya के राम। That's really Yeah. surprising and wonderful also। Yes, Yeah, yes. it's really wonderful। Yeah. ऐसा कोई रोल आपने किया है जो आपको बहुत इम्पैक्टफुल लगा हो और आपकी लाइफ में ना वो रुक गया हो, आपको उसको बाहर निकालने के लिए समय लग गया हो? I think Khejdi was one such role। The feature that we produced, wrote, मैंने और अर्चना ने ही लिखा, प्रोड्यूस भी किया, and I acted in it। Khejdi is a story about a transgender, an intersex basically, and I played that character। और क्योंकि हमने लिखा भी था उसको, और उसकी प्रेपरेशन, उसको फिर पोर्ट्रे करना और फिर उससे बाहर निकलना, बिकॉज वो बहुत ही साइकोलॉजिकली मूविंग कहानी है, और बहुत ही डीप है, और वो आपको मतलब दिमाग में वो आपको हिला देती है, एज एन ऑडियंस ही वो आपको अंदर तक शेक करती है। जब आप उसको सिर्फ देखते भर हैं फिल्म को, तो आपको अंदर तक हिलाती है वो। और जब मैंने वो कहानी पढ़ी, वो एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसके ऊपर हमने उसको लिखा था। सो एक शॉर्ट स्टोरी हमने पढ़ी थी, संध्या नाम था उसका। किरण सिंह एक राइटर हैं लखनऊ की, उन्होंने लिखी थी वो शॉर्ट स्टोरी, और वो ना कहानी मेरे जहन में रह गई बहुत ज़माने तक। और वो कहानी मुझे पापा ने दी थी पढ़ने के लिए कि बेटा ये बहुत अच्छी कहानी, आप पढ़ो एक बार। आई रेड इट एंड स्टेड विद मी
होता है ना, कुछ कहानियाँ रह जाती रह हैं. जाती है, right. सो देन आई शेयर दैट स्टोरी विद अर्चना वंस, एंड उसने भी पढ़ी. एंड पढ़ने के कुछ 1-1.5 महीने बाद में उसने मुझसे कहा कि अगर हमको कोई अपनी पहली फीचर करनी है तो दिस इज़ द स्टोरी, Okay, फॉर 2 रीजंस. ये कहानी लोगों तक आनी चाहिए right. इस तरीके से, एंड सेकेंडली इट विल चैलेंज द शिट आउट ऑफ यू एज एन एक्टर. Yeah. एंड जैसे आपने कहा कि एज अ ऑडियंस हम Yeah, हिल जाएं तो yeah. फिर परफॉर्म करने के Yes, लिए. yes, it did affect me a lot. क्योंकि 3-3.5 महीने तक I had to transform myself physically, psychologically, emotionally. और बीच में एक समय आया जब मैंने अर्चना को बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा, let us stop it, scrap it. And she got scared, like why? Like I'm not able to do it, मुझसे नहीं हो रहा है. And I was prepping for it. मैं रोज़ वर्कशॉप्स कर रहा था, मेरे अपने पर्सनल वर्कशॉप्स चल रहे थे. And I broke down once and I started crying and I said मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा. Oh, And Archana said just calm down, take your time, it's okay. And मेरे टीचर हैं, एक यशराज सर हैं, अभी NSD में है फैकल्टी. So he was helping me prepare for the role. He was also playing my father in the film. So वो थे and Archana, and they really showed me the way. तब उन लोगों ने उनका जो विश्वास था मुझ पे, आई थिंक दैट कैरिड मी फॉरवर्ड, वरना मैंने तो छोड़ दिया था. एंड देन दे सेड कि इट्स ओके, होता है, पहुंच जाएंगे वहाँ. इट विल टेक टाइम बट विल रीच देयर. एंड आई थिंक उसके बाद में और 1-1.5 महीने बाद में, आई थिंक व्हेन वी फिनिश्ड शूटिंग, उसके बाद में हमने उसका प्रीमियर किया, and it went into almost 20 international film festivals. wow. And every festival we went to across the globe, जब फिल्म ख़त्म होती थी तो there used to be pin drop silence in the theater, and that silence said it all. Yes. लोग रोते हैं, कराते हैं, and they don't even understand the language. It's in Rajasthani. Okay. It's set in a rural, remote village of Rajasthan. We are showcasing it in Germany, in Mexico, in US, in France, and they don't understand the language, and they are just so moved, and वो बस zap होके देखते रहते हैं. There's always that pin drop silence, 10-minute pin drop silence, and then they start clapping, and then they start crying, and Because उस जोन में वो है कि yeah, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं. नहीं. अगर ऑडियंस ऐसे होती है तो आई फील है कि आपने एक्टिंग की होगी तो वो किस साइकोलॉजिकली आपको कितना उसके अंदर जाना पड़ा होगा, और ऑफ कोर्स आपको अफेक्ट भी हुआ होगा. 100% बहुत इफेक्ट हुआ. एंड देन इट टुक मी सम टाइम टू गेट आउट ऑफ इट ऑल्सो. बहुत मतलब 1 महीना 1.5 महीना मैं उसी उसमें था. हाँ, फिर थैंकफुली लाइक वी सेड कि जब आप ट्रेनिंग लेते हैं एक्टिंग स्कूल से तो दे टीच यू द टूल्स टू स्विच ऑन स्विच ऑफ, आपको बाहर आना होता है. सो it took time, but then I came out of it. But yeah, that was the most difficult one till now. तो सर आपका हमने ये तो जर्नी जानी और आपने ये जो फिल्म के बारे में बताया, वो कब रिलीज हो रही है इंडिया में और क्या उसका फ्यूचर, आप कुछ मुझे बताइए. Very soon it will be on an OTT platform. Okay. We had released it theatrically in Thailand and Southeast Asia. तो वहाँ पे उसका theatrical release हो चुका है already. जी. I think it's the first film in Rajasthani language which got an international हाँ. theatrical release, and it's traveled the globe. Now we are bringing it back to India, and very soon it will be on an OTT platform. We'll keep That's you posted great. on it. प्लीज़ प्लीज़. और जब भी रिलीज़ होगी हम स्पेशली उस दिन पॉडकास्ट में, उसके आसपास पॉडकास्ट में हम ये कहेंगे कि प्लीज़ देखिएगा, Please. बिकॉज ये एक्सपीरियंस आपने जो शेयर किया इससे तो मैं तो हिल गई हूँ कि आई वांटेड टू सी दैट कि Absolutely. ऐसी फिल्म कोई मिस करना नहीं चाहेगा सर. नहीं, मत कीजिएगा. बिल्कुल नहीं. और अब मैं आपके ना कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? आप शरारती थे या एकदम शांत बच्चे थे? मैं दोनों था एक्चुअली. मैं बहुत शरारती था, पर पता नहीं चलता था किसी को मैं शरारत करता था. तो मैं वैसा वाला शरारती था. वो चुपके से करके शांत बैठ जाना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मतलब आपको पिटाई विटाई नहीं हुई बचपन नहीं, में? पिटाई तो बहुत हुई है मेरी. मम्मी ने बहुत मारा है मुझे, बट वो ऐसी शरारतों के लिए नहीं. अच्छा. वो तो इन जनरली सब मार देती हैं.
तो वैसे मैंने बहुत मार खाई है, बट हाँ मतलब शरारती इन द सेंस कि स्कूल में आई वाज अ वेरी क्वाइट किड, बट देन एज आई ग्रू अप देन उसके बाद में फिर मैं बड़ा खुराफाती हो गया था। ओह, हाँ कोई आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? कोई एक मतलब एक एक्सपीरियंस बताएंगे हमें? बहुत सारे हैं, मतलब जैसे एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट टीम में था मैं, हाँ, स्कूल का इंटर स्कूल मैच चल रहा था, तो कुछ हुआ घटा कुछ, हम हार रहे थे, और जो हमारे कोच थे वो पीछे से बहुत चिल्ला रहे थे खड़े होके। हाँ। तो मैं बैटिंग कर रहा था, चिल्लाए ज़ोर से पीछे खड़े होके, मैंने बैट छोड़ा, विकेट उठाया और मैं भागा उनके पीछे, और वो पूरा बेचारे भाग रहे हैं गोल गोल, मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, एंड देन ऑब्वियसली वो सब ख़त्म हुआ। पर एंड ये देन तो बहुत ज़्यादा शरारती वाली हाँ, हरकत नहीं है। नहीं, फिर हमने साथ में सैंडविच भी खाया। ओह! हाँ, तो वैसे ही था वो, सी इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। या वो उनको भी पता था मैं ऐसा हूँ, हुँ, वो भी ऐसे ही थे, इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट। राइट। तो फिर आपने कहा कि आप 5th स्टैंडर्ड में थे, तभी आपने एक्टिंग बच्चों को सिखाते थे, ये सब आपका पहले से था। तो आपको राजस्थान से आप बिलॉन्ग करते हो, तो आपको राजस्थानी लैंग्वेज, मतलब आप मारवाड़ी है, राइट? तो राजस्थानी लैंग्वेज में आपने बनाने का क्यों सोचा? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हिंदी इंडस्ट्री में आप काम करिए, हिंदी फ़िल्म बनाएँ? सी हिंदी में मैं काम कर रहा हूँ, सभी हिंदी में कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी विडंबना ये है ना राजस्थान की, कि राजस्थान का एक इतना रिच इतिहास है, इतना रिच, इट इज़ यस, नोन फॉर इट्स आर्ट, कल्चर, यस। इट्स म्यूज़िक, उसका लिटरेचर, बहुत, है ना, बहुत उसका मज़ा है। आर्किटेक्चर, हुँ, उसका म्यूज़िक, उसकी मतलब कण कण में वहाँ पर कला है। कला है, कला और संस्कृति की धरती बोलते हैं उसको। बिल्कुल। सबसे बड़ी विडंबना है कि वहाँ कोई सिनेमा नहीं है, और आई थिंक 1980 के दशक के बाद से वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। खत्म हो चुका है। और वहाँ कोई इस मीडियम्स को लेकर वहाँ ना कोई कभी काम हो पाया ज़्यादा, ना होता है आज भी, क्योंकि जब मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था उस समय, जो जो प्रॉब्लम्स थी आज भी वही हैं। तो मूलभूत प्रॉब्लम्स आज भी वही हैं वहाँ पे, ओके। नए बच्चों के लिए भी। तो उनको या तो दिल्ली जाना पड़ता है या मुंबई आना पड़ता है, हुँ, वहाँ उनके लिए कुछ है कुछ नहीं। नहीं है। सो वही सोच के साथ में इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू अ लॉट एंड गिव बैक टू माय लैंड। राइट, यहाँ पर मैंने बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, सब कुछ है, बट देन आई थिंक वो एक इनहेरेंट ड्यूटी बनती है आपकी, कि आप अपने, आपकी जन्मभूमि है वो, हाँ, आप बिल्कुल। अपनी भूमि को, आप अपनी अपनी माँ को, मातृभाषा को अपनी भाषा को आप कुछ तो वापस दें, राइट, जिस तरीके से कर पाएँ। कर पाएँ। सो जो पहली फीचर फिल्म हमने बनाई, मैंने वहीं बनाई, वहीं शूट की, वहीं के स्थानीय कलाकारों को हुँ, काम दिया। हुँ, खिचड़ी में भी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी मैक्सिमम स्टार कास्ट वहाँ से है। बराबर। वी ट्रेन्ड देम, वी हुँ, वर्कड विद देम, उनको हमने बार बार काम करने की कोशिश की वहाँ पर। देन वी मेड अ टीवी शो देयर अगेन। ओके, वहाँ पर भी उन्हीं कलाकारों के साथ में काम किया, पर्पसली कन्विंस द चैनल टू कास्ट दीज लोकल एक्टर्स, फॉट राइट। फॉर देम, उनसे लड़ाई लड़ी कि भाई वहाँ के कलाकारों को आप मौका दीजिए, अच्छे हैं, वॉव! उनको वहाँ पे काम दिलवाया। उसके बाद में तो दूसरी सर आपका फीचर फिल्म, प्रोडक्शन हाउस है? हाँ या सो कैन यू से उसका नाम वगैरह आप आशीष थोड़ा? रचना क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड। वॉव! फॉर्मली इट वाज रचयिता फिल्म्स, नाउ इट्स नोन आशीष रचना क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, एंड उसके अंडर हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं अभी। वॉव! मैक्सिमम काम हम राजस्थान में कर रहे हैं, बीट फीचर फिल्म्स, बीट वेब शोज़, ओके, बहुत सारा एक प्लान है जो अभी जल्द मैं बताऊंगा सबको। बिल्कुल, सो पिछले 2 साल से बहुत एक्सटेंसिवली वी बीन प्लानिंग टू डू हुँ, लॉट इन दैट, इन द स्टेट, इन दैट हुँ, लैंग्वेज इन फैक्ट। ओके, और उसका सारा काम अब एग्जीक्यूशन पे है बेसिकली। सो स्लोली ग्रेजुअली वी आर गोइंग ऑन एग्जीक्यूशन लेवल नाउ। अभी हुँ, तक पूरा प्री प्रोडक्शन प्लानिंग सब चल रहा था। ऑल्सो since past 2 years, because of my father's health, me and Archana took a backseat from work also, so he needed us, and ओके, so उनकी देखभाल के लिए हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था बीच में, ओके, and for 1.5 years now we are getting back to it, and I या, think it was his wish actually, because he served the state for all his life, ऑल he's हिज़ for लाइफ, या, almost 50 years he served the state, हाँ, and he always wanted to do something फ्रॉम माई एंड, कि मैं कुछ करूँ वहाँ के लिए, एंड दैट्स हाउ आई थिंक ये आइडिया अभी दिमाग में इसीलिए आया, और हमेशा बार बार वो मिट्टी पुकारती है मुझे, बिल्कुल, और बार बार मैं वहाँ जाता हूँ, और आई थिंक
जब मेरे पास अब रिसोर्सेज हैं, मेरे हाँ। पास में अब एक ज़रिया है कि मैं वहाँ पर कुछ कर सकता हूँ और उसको मैं मेन स्ट्रीम कर सकता हूँ. बेसिकली आई वांट टू ब्रिज दैट गैप ऑफ मेन स्ट्रीम एंड रीजनल. जो वहाँ Yes. का एक गैप है उसको ब्रिज अगर मैं कर दूँ और मेरे पास अब रिसोर्सेज हैं, ज़रिया है और थैंकफुली वहाँ के लोग, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब इसमें बहुत कीन है एंड दे आर ऑल ऑन बोर्ड विद अस. सो और पिछले 1.5-2 साल से सब हम कर रहे थे वहाँ पर, बहुत एक्सटेंसिव प्लानिंग कर रहे थे एंड नाउ इट्स ऑन एग्जीक्यूशन. सो बहुत जल्दी आपको वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को बिल्कुल, मिलेंगी. वी ऑल आर एक्साइटेड कि या हम आगे ये सब चीज़ें या आपके प्रोडक्शन हाउस की सारी सीरियल्स, मूवीज सब देखें. यस, और जब भी ओटीटी में आएगा सर आप हमें बताएंगे. एब्सोल्युटली. या सर, आप फेम और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए ना दोनों को ही, ओके. मतलब बैलेंस हो जाती हैं. मतलब फेम इज़ अ बाय प्रोडक्ट. या सो आई हैव नेवर लिटरली मैंने कभी उसको सीरियसली लिया नहीं उतना. ओके. ऑन्टोराज होना, फेम एंड देन दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स. ओके. 4 लोग पीछे चल रहे हैं, 2 बॉडीगार्ड्स हैं, यू ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास, इट डिस्कनेक्ट्स यू विद लाइफ. तो वो मुझे मेरी पर्सनल ज़िंदगी में पसंद नहीं है एंड आई एम अ वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन. तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत सरल रखा हुआ है. जब मैं कैमरा के सामने हूँ तो मैं कुछ और हूँ, जब मैं घर पे हूँ तो मैं कुछ और हूँ, और मैंने उसको बहुत सरल सिंपल रखा एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू आर एट योर होम. यस. तो आप अपने आसपास कैसा जीवन बनाते हैं, उसको कैसा गढ़ते हैं अपने आसपास, आई थिंक वो मैटर करता है, वही आपको ग्राउंडेड रखता है. फिर सर आप बहुत सरल है भी. आपने आपके साथ जब मैंने फ़ोन पे बात की थी, आपने एक ही बार में मुझे हाँ कह दिया था एंड हमारा टाइम और डेट का भी कुछ चेंजेस हो रहा था. यू ऑलवेज सपोर्ट अस कि हाँ हम ये टाइम पे कर लेंगे. सो और वो बात करके भी पता चलता है ना इंसान का. सो यस, यू आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. बहुत अच्छे इंसान हैं आप और हमारे साथ आपने अपना समय दिया, इतना सारा बातें की. अब थोड़ा सा हम फन एलिमेंट के पास बिल्कुल. चलेंगे सर. आई लव फन. क्विक क्वेश्चन राउंड है ये. आपसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको तुरंत ही आंसर देना है, ज़रा भी टाइम नहीं लगाना है इसके लिए. ठीक है, तुरंत और आंसर दें. इट्स स्मॉल, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है. तो वर्ड, वन वर्ड दैट डिफाइंस यू. लॉयल्टी. फेवरेट रोल प्लेड. सियाग्रा. ड्रीम को एक्टर. मी इन डबल रोल. ओह, दिस इज़ वंडरफुल. टी या कॉफ़ी. कॉफ़ी. हिस्टोरिकल कैरेक्टर या लव स्टोरी. हिस्टोरिकल. अर्ली मॉर्निंग शूट और नाइट शूट. शूट एनी टाइम. ओह, जयपुर और मुंबई. जयपुर. ओके. स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन. इम्प्रोव. फेम और क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन. क्रिएटिव satisfaction. Fame is a byproduct. या. वन हैबिट यू वांट टू चेंज. My need to find perfection in everything. ओह. अ रोल यू विश यू हैड डन. I think every great role. ओह. फेवरेट कोट. Live and let live. ओके. इफ नॉट एक्टिंग देन. Sports. लव मीन्स. Honesty. वाओ, वंडरफुल सर. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. अब जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ एडवाइस करना चाहे, हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कह सकते हैं. आप हमारी ऑडियंस को एडवाइस दे सकते हैं. I had great fun here. Thank you so much for having me on Spotless podcast. Thank you so And मैं सारे ऑडियंस को, आपके लिसनर्स को, व्यूअर्स को यही कहूँगा कि जितनी ऑनेस्टी और सरलता के साथ में ये पॉडकास्ट किया जाता है, उतनी ऑनेस्टी और सरलता के साथ इसे बेशुमार तरीके से देखिए. एंड वेरी सून आई थिंक we'll be back on it. Yes. With something very fresh, something very very new to talk about, and we'll have a lot of fun there. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आपको हमारी स्पॉटलेस की टीम से मिलते एक छोटा सा गिफ्ट. My goodness, gift भी है. सर, ये मैक्लैरेन का सर्टिफिकेट है. इसमें एक छोटी सी आपको कार मिलेगी ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट लाइसेंस के साथ. हम बड़ी कार नहीं दे सकते, लेकिन एक छोटी सी कार आपको गिफ्ट करेंगे हम. तो इनके लिए अच्छा बोलने के लिए इन्होंने मुझे छोटी कार का ब्राइब दिया. नहीं, बड़ी कार ऐसा दोगे तो नहीं. मैं और अच्छा बोलूँगा. Sir, मैक्लैरेन दे रहे हो छोटी सी.
क्योंकि हम बात तो तो चाहते हैं कि हम दें, पर आप हमें सिक्स ब्लेसिंग 1924 बुगाटी, यस, पर छोटी क्यों? ये छोटी है ना, सो ये छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू एंड इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट। और अगर आप ऐसे गिफ्ट देंगे तो मैं और अच्छा अच्छा बोलूँगा आपके लिए। सर मैं आपको घड़ी घड़ी बुलाती रहूंगी आपके नए नए प्रोजेक्ट में, आप और अर्चना जी दोनों आइएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक नेक्स्ट यू। टाइम हम दोनों आएंगे। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप दोनों साथ में आएँ, और Done. हम ना इस बार कुछ और जब अर्चना जी भी आएंगे आपके साथ, तो हम इसको थोड़ा सा और डिफरेंट बनाएंगे, और एकदम क्रिस्प, और कुछ अंदर की प्राइवेट बातें भी आपकी पता चलेंगी। या आराम से थैंक कैजुअल कॉन्वर्जेशन करेंगे। या थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।